हेलो दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम और ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए 10,684 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती अंडर प्रोसेस है और अमेठी जिले में आवेदन की प्रक्रिया बहुत पहले कंप्लीट की जा चुकी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतजार अमेठी जिले में आवेदन करने वाले सभी भाई बहनों को बेसब्री से था। तो फाइनली बीएसए कार्यालय की तरफ से आज जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके अकॉर्डिंग 30 जुलाई तक अमेठी जिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये बीएसए कार्यालय से प्राप्त जानकारी आप सभी के साथ शेयर कर दी गई है। तो अमेठी जिले के भाई बहन जिन्होंने आवेदन किया था, फाइनली आप सभी का एक लंबा इंतजार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के जो था वो समाप्त होने जा रहा है और 30 जुलाई तक आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर दी गई है बीएसए कार्यालय की तरफ से। जल्द ही आप सभी के मेल बॉक्स में डीबी नोटिस देखने को मिलेगा या आपको कॉल के माध्यम से सूचित किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से। तो आप सभी लोग अपना मेल बॉक्स से चेक करते रहे। कोई भी अननोन नंबर से अगर कॉल आती है तो उसे पिकअप जरूर करें, हो सकता है वो कॉल आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही आई हो बीएसए कार्यालय से। तो ये धमाकेदार अपडेट के साथ अब बात हम कर लेते हैं उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों सुबह के वीडियो के माध्यम से हमने आप सभी को अवगत कराया था कि उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग आज होने वाली है जिसमें 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। तो आज शाम को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें कुल 38 प्रस्ताव स्वीकृति के लिए कैबिनेट के समक्ष रखे गए और 37 प्रस्तावों पर मुहर यानी स्वीकृति कैबिनेट ने अपनी प्रदान कर दी है। अब यहां पर बात आती है कि आउटसोर्स सेवा निगम के प्रस्ताव पर क्या हुआ। तो आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का प्रस्ताव आज की कैबिनेट मीटिंग में कैबिनेट की मंजूरी के लिए नहीं रखा गया दोस्तों। और पूरी कैबिनेट की ब्रीफिंग जानकारी देने के बाद जब लास्ट में पत्रकारों के माध्यम से आउटसोर्स सेवा निगम के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तो मंत्री जी जो ब्रीफिंग कर रहे थे कैबिनेट मीटिंग की जानकारियों को लेकर के उनकी तरफ से स्पष्ट कह दिया गया कि आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का प्रस्ताव जो तैयार किया गया है जिसे मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है, अंडर प्रोसेस है प्रक्रिया और बहुत जल्द आने वाले दिनों में आप सभी को उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम मूर्त रूप में देखने को मिलेगा। हालांकि उन्होंने फिक्स टाइम नहीं बताया कि 1 महीने में या 2 महीने में हो जाएगा, लेकिन मंत्री जी ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए यह पूरी तरीके से आश्वस्त कर दिया कि आउटसोर्स सेवा निगम जो बनने जा रहा है, जो बन रहा है, उसका एक प्रोसेस होता है, उसमें कमेटियां गठित होती हैं, इसलिए उसमें समय लगता है। अगर किसी भाई बहन को यह विश्वास नहीं होता है कि आउटसोर्स सेवा निगम के प्रस्ताव पर यह बात आज कही गई है कैबिनेट मीटिंग की ब्रीफिंग में, तो आपको बता दें जब पूरी कैबिनेट जो ब्रीफिंग जानकारी पत्रकारों को दे जा रही थी उसमें सबसे लास्ट का 1 मिनट का सेशन जरूर सुनना। वहां पर ये मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है आउटसोर्स कर्मियों को शोषण से निजात दिलाने के लिए और सरकार आउटसोर्स सेवा निगम के प्रोसेस पर कार्य कर रही है। और जैसे ही इसकी समितियां बनेंगी और इसमें सारी जो चयन प्रक्रिया समितियों की है वो पूरी हो जाएगी, तुरंत ही कैबिनेट से इसे मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी। तो ये एक कहीं ना कहीं आश्वासन ही आज मिला है, बाकी प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली क्योंकि कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव रखा ही नहीं गया। तो दोस्तों एक और बड़ी अपडेट यहां पर निकलकर सामने आ रही है। आउटसोर्स सेवा निगम का एक और प्रस्ताव वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर जिसमें किन किन विभाग के किन किन कर्मियों को शामिल किया गया है आउटसोर्स सेवा निगम में या शामिल किया जाएगा, उसकी डिटेल जानकारी निकलकर सामने आ रही है जो आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं एक शासनादेश वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं प्रेषक पारसनाथ अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में निदेशक नगर निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ को ये प्रेषित किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं नगर विकास अनुभाग 1 और ये 20 मार्च 2025 का शासनादेश है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के संबंध में ये जारी हुआ है। अब ये पूरी असली लग रही है, अब ये असली है या नहीं ये चीजें अलग यहाँ पर हम
क्लेरिफाई नहीं कर रहे हैं, ना ही इसे अप्रूव कर रहे हैं कि ये ऑफिशियल है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसलिए इसके बारे में जानकारी आप सभी को देने की आवश्यकता हमने महसूस की। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त की जा रही। प्रदेश में आउटसोर्सिंग पर विभिन्न विभागों व संस्थाओं में बड़ी संख्या में कार्मिक रखे गए। शासन के विभिन्न विभागों द्वारा आउटसोर्सिंग पर कार्मिकों को रखने के लिए सेवा शर्तें तथा इम्यूलमेंट या मानदेय का निर्धारण किया गया, परंतु समय समय पर शासन के संज्ञान में यह शिकायतें आ रही कि आउटसोर्सिंग एजेंसीज के माध्यम से लगाए गए कार्मिकों को शासन या विभागों से उपलब्ध कराई जा रही इम्यूलमेंट या मानदेय की पूर्ण धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही। कई प्रकरणों में नियमित रूप से ईपीएफ, ईएसआई आदि न जमा करने की भी शिकायतें हैं। आउटसोर्स कार्मिकों को सेवायोजित करते समय एवं उनकी सेवाओं के नवीनीकरण के समय आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा अधिकृत रूप से कार्मिकों का उत्पीड़न की शिकायतें भी आ रही हैं। उपरोक्त के दृष्टिगत यह आवश्यक हो गया है कि ऐसे निगम का गठन किया जाए जिसके नियंत्रण व देखरेख में आउटसोर्सिंग एजेंसी आउटसोर्स मैन पावर को शासन के विभिन्न विभागों और संस्थाओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराएं। इस प्रकार एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाएगी जिसके माध्यम से आउटसोर्स एम्प्लॉइज की सेवाएं एवं सर्विसेज विभिन्न विभागों, सचिवालय के समस्त विभागों, यहाँ पर ध्यान देना, सचिवालय के समस्त विभागों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों, विभिन्न संस्थाओं, उपक्रमों एवं अधिकरणों, समितियों, ऑटोनोमस बॉडीज, लोकल बॉडीज, सेमी ऑटोनोमस बॉडीज एवं राज्य पोषित संस्थानों, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, जिला, तहसील एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों को समस्त प्रदेश में उपलब्ध कराई जा सके। यानी सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मियों को इंक्लूड करने की बात यहां पर कही गई है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सचिवालय प्रशासन विभाग के अंतर्गत किए जाने का प्रस्ताव है। इस व्यवस्था से सेवायोजित किए जा रहे कार्मिकों को नियमानुसार आरक्षण की व्यवस्था को भी लागू किया जा सकेगा ताकि एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन एवं महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। आरक्षण की व्यवस्था निगम की स्थापना से प्रभावी होगी। आगे यहाँ पर देख सकते हैं विजन क्या है, तो विभागों व शासन के संस्थाओं में आउटसोर्सिंग कार्मिकों की आवश्यकताओं को प्रभावी तरीके से पूरा करने तथा संयोजित किए जा रहे आउटसोर्स कार्मिकों को पूरा इम्यूलमेंट यानी मानदेय तथा अन्य सुविधाएं सुगमता व समय से उपलब्ध कराना। इसके लिए एक प्रभावी और पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाएगी जिसके लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। आगे यहाँ पर देख सकते हैं वर्तमान व्यवस्था से जुड़ी हुई समस्याएं जो हैं वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि किस तरीके से चीजें हो रही। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन एक समाधान के रूप में यहाँ पर रखा गया है। सरकार इसे देख रही है इस तरीके से। निगम के उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि इस उद्देश्य के तहत निगम गठन के बाद होने वाले लाभ क्या हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं प्रत्येक माह की 5 तारीख को कार्मिकों के खाते में मानदेय की धनराशि जमा कराना सुनिश्चित किया जाएगा और इसी तरीके से कि जो ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांगजन एवं महिलाएं हैं उनको नियमानुसार संविधान की व्यवस्था के साथ आरक्षण भर्तियों में सुनिश्चित किया जाएगा। श्रेणी 4 के कार्मिकों की ऐसी बालक बालिकाओं के लिए जो मेडिसिन चयनित हुई है अथवा जो एमटेक, आईआईटी, आईआईएम, पीएचडी चयनित है, यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए चयनित एवं विदेशों में स्थित विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु चयनित निगम के वेलफेयर फंड्स के 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी कई सुविधाएं जो बात की जा रही है वो यहाँ पर हैं। इसके साथ साथ कार्मिकों का चयन, कार्मिकों के कार्यकाल का रिन्यूअल, श्रम संविदा नियमावली, साप्ताहिक राजकीय और मातृत्वावकाश कार्य के घंटों आदि में नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो लाभ, वो सारी चीजें हमने पिछली वीडियोज के माध्यम से शेयर कर रखी हैं आप सभी को। यहाँ पर क्या देख सकते हैं, जो कटौतियां होती हैं वो कटौतियां बचेंगी सरकार की और कर्मचारियों की, और आउटसोर्स कर्मियों के चयन की प्रक्रिया क्या रखी जाएगी, ये सारी चीजें यहाँ पर इसमें मेंशन है। बाकी वो चीजें हम यहाँ पर बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो समितियां बनेंगी उनकी क्या स्ट्रक्चर होगी, क्या होगा, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। आगे ये निगम की संरचना है और जानते हैं जिला स्तर पर भी समितियां गठित की जाएंगी। इसके बाद जो आगे की पूरी लिस्ट आएगी उसमें आप सभी लोग देखेंगे कि किस आधार पर जो है समाहित किया जाएगा, किस किस कर्मियों को आउटसोर्स सेवा निगम में, उसका पूरा डाटा यहाँ पर मेंशन है। तो ये यहाँ पर पूरा आप सभी के साथ डाटा है और 4 श्रेणियां निर्धारित की गई। श्रेणी 1 में कौन कौन आएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं चिकित्सक आएंगे, सहायक अभियंता आएंगे, लेक्चरर आएंगे, प्रोजेक्ट ऑफिसर आएंगे, अकाउंट ऑफिसर आएंगे, असिस्टेंट आर्किटेक्ट आएंगे, रिसर्च ऑफिसर आएंगे, सब डिविजनल इंजीनियर। ये जो है प्रथम श्रेणी के कर्मचारी होंगे। आउटसोर्सिंग के माध्यम से इनकी सैलरी 40 से 50,000 इस प्रस्ताव के अकॉर्डिंग शो हो रही है। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत सीनियर असिस्टेंट, सीनियर स्टेनोग्राफर और इसके साथ साथ
सीनियर अकाउंटेंट, डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर, ट्रांसलेटर, कल्याण अधिकारी, ड्राइंग टीचर, पीटीआई टीचर, टीजीटी, ड्राफ्ट्समैन, एक्सरे टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, जूनियर इंजीनियर और लीगल असिस्टेंट और सांख्यिकी सहायक, ये कर्मचारी आएंगे। इनके लिए सैलरी जो है 25 से 30,000 रुपये निर्धारित है। तृतीय श्रेणी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लाइब्रेरियन, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट और इसके साथ साथ इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, फिटर, लैब असिस्टेंट, पैरामेडिकल स्टाफ, सुपरवाइजर, मैनेजर, ड्राइवर, ये सारे आएंगे। और इसके लिए सैलरी जो है वो 22 से 25,000 रुपये निर्धारित की गई है। चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत ऑफिस सबॉर्डिनेट, लिफ्ट ऑपरेटर, लैब अटेंडेंट, रिकॉर्ड असिस्टेंट, अर्दली या अनुसेवक, स्टोर सहायक, नाई, मोची, राजमिस्त्री, मेट, सहायक निर्माण, लोहार, लोहार का सहायक और बढ़ई, बढ़ई का सहायक, क्रेन ऑपरेटर कम हेल्पर, क्रेन वर्कर, पेंटर, लेबर, रोडमेट, वेल्डर हेल्पर, धोबी, नाविक, क्लीनर, कुली, डाक रनर, मछुआरा, चौकीदार, माली और हेड परासी, जलवाहक, हेड माली, मेट, वार्ड बॉय या वार्ड अटेंडेंट, वार्ड सर्वेंट, लेबर रूम अटेंडेंट, ड्रेसर, कुक, कुकमेट, किचन वियरर, मेस हेल्पर, ये सारे आएंगे। पेंट्रीमैन, वेटर, वाटर कैरियर कम कुक, कुक हेल्पर, हलवाई हेल्पर, किचन अटेंडेंट, टेलर, केन वर्कर, लैब असिस्टेंट, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन कम हेल्पर, असिस्टेंट पंप ऑपरेटर, बैटरी अटेंडेंट ऑपरेटर, हेल्पर, इलेक्ट्रीशियन, ये सारे यहाँ पर आएंगे। और इस तरीके से ये पूरी लिस्ट यहाँ पर आप सभी के सामने है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं किन किन को शामिल किया गया है चतुर्थ श्रेणी के अंदर। तो ये पूरा यहाँ पे डाटा आप सभी के सामने है। और इसके लिए सैलरी जो है वो आपकी 20,000 से 22,000 निर्धारित की गई है। तो ये जो है आप सभी के सामने है। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी देख सकते हैं अंतर विभागीय अभिमत कौन कौन से हैं, ये यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि सब विभाग कौन कौन से होंगे इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर वित्त विभाग है, कार्मिक विभाग है, न्याय विभाग है, नियोजन विभाग है, नगर विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है, चिकित्सा शिक्षा का विभाग है, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग है, स्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग और दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण विभाग अभिमत है। तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद की टिप्पणी में उल्लिखित प्रस्ताव को माननीय विभागीय मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अवलोकित कर लिया गया है। ये चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक नया प्रस्ताव सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। अब आएगा जब आउटसोर्स सेवा निगम का प्रस्ताव प्रभावी जब होगा तो देखना होगा क्या वास्तविकता है और क्या सच्चाई है इन प्रस्तावों में। कुल मिलाकर के जो चीजें चल रही थी वो हमने आपको डिस्कस कर दी है, जानकारी उसके बारे में शेयर कर दी है। क्या सही है क्या गलत है ये आने वाला समय ही आप सभी को बताएगा जब आउटसोर्स सेवा निगम प्रभावी होगा और आउटसोर्स सेवा नियमावली लागू हो जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इस वीडियो में बस इतना है। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।